हमारे साथ हमारे मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स पर खास नजर रखते हैं। मैं नीरज हूं नोएडा से। तो सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी, ये जो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की फोटो सामने आई, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, फोटो ट्वीट की गई, क्या मतलब है इसका? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो सवाल नीरज भाई ने किया, ये सवाल आजकल यहाँ फिजाओं में तैर रहा है। अगर आप याद करें तो उस रोज, जिस रोज की ये फोटो थी, जब भीम आर्मी के लोगों से पूछा गया और सबसे बात की गई, तो जैसे कहा जाता है कि हम सिर्फ राजस्थान के पीड़ित की वजह से साथ आए हैं, लेकिन जैसा आपने सवाल किया, मेरा मानना यह है कि अगर हाथ मिले हैं तो दिल भी मिलेंगे। और जैसे आपने कहा सपा गठबंधन वाली बात, देखिए सबको याद है कि वो एक थोड़ा सा उसमें बिटरनेस आ गई थी और कड़वाहट आ गई थी जब ये माननीय अखिलेश जी से मिलने गए थे। लेकिन वहाँ पर क्यों गठबंधन नहीं हो पाया, कितनी सीटें मांग रहे थे, ये राज ही रह गया। हालांकि वो 1 या 2 सीटों के लिए तैयार हो रहे थे। आपको याद होगा जब आपकी हमारी चर्चा हो रही थी तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि चंद्रशेखर को लेना अखिलेश के लिए अच्छा होता, ताकि कहीं पर 2000-3000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिलते तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट होता और वैल्यू ऐड होती। अब आप ये भी याद करिए कि कितनी सीटें ऐसी हैं, करीब 8 सीटें तो हमारे फर्स्ट फेज में ही ऐसी थी जिसमें बहुत छोटे से मार्जिन से गठबंधन सीटें हार गया। अगर उस समय पे चंद्रशेखर साथ होते तो शायद वो सीटें गठबंधन की झोली में चली जाती। अब आगे जो चुनाव होने जा रहा है, यानी कि गलतियों से जब आदमी सबक लेता है, एक बड़े युद्ध की तैयारी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, और सामने जो प्रतिद्वंद्वी है वो इतना मजबूत है कि उसका कैडर, उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है भाजपा का। अब भाजपा की भी निगाहें और दूसरों की भी निगाहें एक जगह पर हैं, और वो है मायावती का खिसकता वोट बैंक। अगर हम याद करें तो मायावती के वोटों में कमी आई, तो अब सबकी निगाहें इस पर है कि अगर वो खिसक रहा है, वहां सेंध लग रही है, तो हमें उसका हिस्सा क्यों ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित नेतृत्व में एक महिला नेत्री बेबी रानी मौर्य को जिम्मेदारी देके और सारे ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जो मायावती का वोटर अगर कहीं खिसकता है तो उनकी झोली में भी आए। इसी तरह से जब हमने इस गठबंधन की बातें चुनाव के समय की थी तो एक ही सवाल मुझे याद है, शायद उस दिन ब्रजेश शुक्ला जी थे साथ में, तो उनकी और हमारी चर्चा हुई थी, कुमार भाई भी थे, कि अगर हम यहाँ गठबंधन की बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि मुस्लिम और जाट के अलावा कौन। तो वो जो अलावा कौन का सवाल है उसे कौन सुलझाएगा, उसके लिए आपको अपनी छतरी बड़ी करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये ऐसी कोशिशें हैं। हो सकता है अभी चंद्रशेखर उतने बड़े मतलब वोट बैंक को नहीं संभालते हैं, ना उसे सहेजते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि बहुत सा युवा वर्ग जो जाटव कोर वोट है मायावती का, उसमें इनके समर्थक हैं, और जब ये जाते हैं तो वो ऊर्जा से भरे होते हैं, इनके प्रति नारेबाजी होती है, इनकी रैलियों में बहुत भीड़ होती है। तो अगर वो युवा कहीं खिसकने की कोशिश कर रहा है और वो भाजपा में ना जाए, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, अगर चंद्रशेखर साथ होंगे, जो चंद्रशेखर जब बोलते हैं तो प्रभावित करते हैं, तो चंद्रशेखर आगे और लोगों को कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मायावती की जो विरासत होगी, अगर मायावती धीरे धीरे कम होती है या हल्का पड़ता है उनका प्रभाव, तो उस वोट को बटोरने के लिए कोई सामने आएगा, और चंद्रशेखर उसके बड़े दावेदार हैं। इस स्थिति में मुझे लगता है कि ये, और जयंत ने जब ये कदम उठाया होगा, तो ये भी मैं मान रहा हूँ कि अभी तक जयंत और अखिलेश की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और दोनों ने मिलकर ही ऐसा तय किया होगा और साथ साथ चले होंगे, इसीलिए ये सीन दिखाई दे रहा है। और जयंत अक्सर ये बातें अपने समर्थकों से कहते भी रहे कि हमें और बिरादरियों को लेके अपनी छतरी को बड़ा करना है, सिर्फ जाट और मुस्लिम, बल्कि बार बार जाटलैंड कहने पे और उस पर तो वो थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी छतरी का विस्तार हो और वोट बैंक का विस्तार हो, उसी का एक कदम मुझे लगता है। पुष्पेंद्र जी, खास तौर पर ये इसलिए भी मुझे लगता है कि चर्चा का विषय है, क्योंकि 2017 और 2019 में जो अखिलेश यादव ने गठबंधन किए थे, वो चुनाव खत्म होते ही, हारते ही वो गठबंधन टूट गए थे, और ये साफ नजर आ गया था कि वो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस थी, वो नेचुरल गठबंधन थे ही नहीं। लेकिन इस बार वो ना तो ये गठबंधन टूटे हैं, बल्कि ये गठबंधन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप इसे इस बीजेपी विरोधी गठबंधन की एक मैच्योर पॉलिटिक्स के तौर पर देखते हैं? नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो आपने कहा कि पहले गठबंधन होते थे और बाद में एकदम से खत्म हो जाता था, ये बहुत अच्छा संकेत दिया कि आरएलडी जैसी पार्टी को एमएलसी के चुनाव में 2 टिकट दे देना या 2 सीटें छोड़ देना अखिलेश द्वारा, ये एक अच्छा संकेत था जो आप कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, जैसे कुणाल कह रहे थे कि कोई लार्जर पिक्चर में कौन कौन इसमें आएगा, तो देखिए, कोई इसकी कंफर्म नहीं करेगा, कोई पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ जयंत को और जयंत की वर्किंग को, वो गठबंधन में बिना अखिलेश को कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने चंद्रशेखर के साथ ये मूव नहीं किया होगा, ये मेरा मानना है। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरएलडी के साथ रही, जब से आरएलडी का मतलब उदय हुआ, कि तब ये आरोप लगता था छपरौली से लेकर बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में, कि साहब जाट बूथों को कब्जा लेते थे और दलितों की वोट जबरन डाल देते थे। अगर देखा जाए तो जाट और जाटव का बैर बहुत पुराना है, क्योंकि उन्हें दबंग माना गया, उन्हें थोड़ा सा दबा हुआ माना गया, तो इनकी दोस्ती नहीं। अब आप ऐसे में देखिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। अगर वो सारे समुदाय को भी नहीं लाता और चंद्रशेखर की वजह से थोड़े बहुत लोग भी आते हैं, तो आपका प्लस है और बीजेपी का माइनस होगा। कहाँ से आएंगे? या तो बीएसपी से आएंगे, या अगर वो बीजेपी में जाते, जैसा कि रुझान देखने को मिला विधानसभा में कि बहुत से दलित वोटर्स का ये माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो अगर वो वहां नहीं जाएंगे, इधर आएंगे, तो प्लस होंगे। अब इसका उदाहरण ये है कि जैसे गोरखपुर में 7,500 वोट मिले, जहाँ की वो एक अनजान चेहरा था और बहुत मतलब सरकारी सारी घेराबंदी, मशीनरी, उसके बावजूद अगर वो 7,500 वोट लेता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर बहुत सी सीटें ऐसी रही होंगी जहाँ पे 5,000, 6,000, 4,000, 7,000 वोट उसकी वजह से ऐड होता, तो कितनी सीटों पर फर्क पड़ता। एक तरफ से माइनस होती है, दूसरी तरफ प्लस होती है, तो नुकसान डबल होता है। अब सवाल एक और है कि क्या जयंत कितनी कोशिश सीरियसली कर रहे हैं? तो वो इसके लिए सीरियस है कि उनकी दलित वोटर्स पे उनकी पकड़ बने। इसका उदाहरण ये है कि रियाज भाई इसको कंफर्म करेंगे, एक प्रशांत कनौजिया है जो उनका जो दलित प्रकोष्ठ वगैरह देखता है, बॉम्बे से वो आया था और उसने न्याय यात्रा सहारनपुर से ही शुरू की थी, रियाज भाई अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो, और पूरे में वो न्याय यात्रा लेके निकला था और काफी दमदार उन्होंने किया था। सवाल वही है, जैसे कुणाल ने कहा कि भाई मायावती अभी नंबर 1 लीडर है, हम भी मान रहे नंबर 1 लीडर है, और जैसे अभिषेक जी ने कहा वो एक मैच्योर बात थी। देखिए, कुमार अभिषेक आगे तक का देखते हैं, उन्होंने कहा कि वो आगे धीरे धीरे बड़े होंगे, अभी वो बहुत मैच्योर नहीं है, जिसकी आप सवाल जो कर रहे हैं नीरज जी। देखिए, जयंत को भी आप ये मान लें कि वो परिपक्व और बड़े नेता हो गए, कूटनीतिक हो गए, अभी मैं नहीं मानता, है ना। अभी उन्हें भी बहुत, उनका सफर भी लंबा है जैसा कुमार भाई ने कहा, और चंद्रशेखर का सफर तो उससे भी कहीं ज्यादा लंबा है, क्योंकि उनके स्वभाव में स्थिरता नहीं है। वो मेहनती तो बहुत है, पर जैसे कुमार गुणाल उनके साथ रहे होंगे, तो स्वभाव में बहुत स्थिरता नहीं है। हालांकि वो जब बात करते हैं, पत्रकारों से इंटरव्यू देते हैं, गंभीर होते हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पे स्थिर रह पाए, मुझे थोड़ा सा उसमें शक है। तो अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है, और जैसा कहा कि सफर लंबा है, तो इनकी तस्वीर लार्जर बनेगी, लेकिन सफर जरूर लंबा है और दोनों को समय लगेगा और परिपक्व होने में। लेकिन मुझे लगता है कि एक और एक करके 11 होते जाते हैं, तो धीरे धीरे इनका काफिला बढ़ सकता है। पुष्पेंद्र भाई, एक सवाल ये भी है कि हम सिर्फ मायावती से छिटके वोट की बात कर रहे हैं, मायावती से वोट छिटका और तो वो कहाँ जाएगा, उसे लेने की फिराक में है। ये बात जरूर है कि जाट वोटर पिछले वोट के मुकाबले बीजेपी को कम वोट दिया, लेकिन किसान आंदोलन की छाया में जब ये माना जा रहा था कि वो एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और अखिलेश और जयंत के गठबंधन को वोट देंगे, तब भी 50% से ज्यादा जाटों ने सीएसडीएस के मुताबिक बीजेपी को वोट दिया है। तो ऐसी सूरत में अपना वोट बैंक दलित वोट बैंक के जरिए बढ़ाने की बजाय जयंत चौधरी अपने उस जाट वोटर को बीजेपी से वापस लाने के लिए, बीजेपी से और ज्यादा वापस लाने के लिए क्या कोशिशें कर सकते हैं या करनी चाहिए? देखिए, आपके सवाल में ही बहुत अच्छे बातें भी छुपी हैं। अभी जो कुणाल कह रहे थे कि बीजेपी की कैसी मशीनरी है, कैसा उसका मैकेनिज्म है, सब है,
देखिए, उसको तो तोड़ना आज की तारीख में किसी के पास जवाब नहीं होगा कि साहब ये जवाब दे दिया जाए, इससे टूट जाएगा। लेकिन जो ये कोशिशें हैं, अगर हम इसी पुरानी बात पे आ रहे हैं चंद्रशेखर की इसकी, हो सकता है वो अभी दूसरे पायदान पे या और उससे नीचे बैठे हैं। लेकिन जब जुड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, एक-एक पायदान करके। अब सवाल नीरज जी का है, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब आपसे अपना घर नहीं सँभल रहा तो आगे क्या करेंगे? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लड़ाई युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाए, ना? अगर उसे 50% वोटर्स ने नहीं दिया, और अब उसमें क्यों नहीं दिया? उसके बहुत सारे सवाल हैं पुष्पेंद्र भाई नीरज जी। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि रियाज साहब से हाँ, हमने 7:45 हाँ, तक हाँ। का टाइम लिया था। रियाज साहब नो आपका बहुत प्रॉब्लम, प्लीज़, बहुत प्लीज़। शुक्रिया। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन रियाज साहब आप अपने बाकी कामकाज के लिए आज के लिए हमसे विदा ले सकते हैं। आगे हम आपको जोड़ते रहेंगे। हमारी ये चर्चा शुक्रिया सर, लेकिन अभी कुछ देर जारी है। शुक्रिया शुक्रिया सर, नमस्कार। जी, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। ठीक है भाई। जी तो जी हम जो पुष्पेंद्र। कह रहे थे, देखिए, हम्म, इसमें बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी जैसे अभिषेक जी ने भी कहा, और जो कुमार कुणाल कह रहे थे, लाभार्थी वाली जो बात आपने शुरू करी, देखिए, असली प्रजातंत्र या अच्छी बात क्या होती? अच्छी बात ये होती कि आप और हम सब लोग इस बात ना कर रहे होते कि ये जाति इस पार्टी के साथ, ये जाति इस पार्टी के साथ। अच्छा लोकतंत्र तो तभी होता ना जब हम ये कहते साहब वो ये आबादी वहाँ जा रही है, शहर वहाँ जा रहा है, या इन कारणों से जा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं, सब मुद्दों पे। लेकिन जब जाति में वोट होता है तो उसमें एक बात तो हुई ना, लाभार्थी जो वोट बैंक बना, जिसे क्लास कहा गया, तो एक सेंध हर एक जाति में लगी, है ना? और जो 2000 अगर हम 19 की बात दोबारा से करते हैं, जो कुणाल ने कहा कि पूरा गठबंधन था फिर भी हार गए, तो देखिए, थ्योरीज जब एक कोई काम होता है तो उसका काउंटर भी होता है। तो वहां पे ये सब मानते हैं कि वहां पे काउंटर पोलराइजेशन हुआ, है ना? उसने तस्वीर बदली। 2022 में आते हैं तो यहाँ पे लाभार्थियों को माना जा रहा है कि उन्होंने सीन पलट दिया, और वो सेंध मैं जानता हूँ, दलितों में जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जब तक मायावती का कोई मैसेज आया नहीं आया वो एक अलग दावे की बातें हैं, लेकिन तभी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और दलित कॉलोनियों में, दलित महिलाओं में, जो लोगों के घरों में काम भी करती थी, स्पष्ट रूप से कह रही थी कि साहब हमें लाभ मिला है, हम मोदी को वोट देंगे। इसी तरह से हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि एक मुस्लिम की तो भाई पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, और भी कई जगह मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसने जश्न मनाया, किसी ने वो फूलमाला डाल दी। तो यानी कि सेंध बीजेपी ने हर एक जगह लगाई है, तो विपक्ष को भी ये हक है कि वो सेंध हर एक जगह लगाए, है ना? तो अगर वो विपक्ष आगे की, जैसे कुमार अभिषेक कह रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाई 2024 की नहीं है, इन दोनों नेताओं को अभी बहुत उम्र बाकी है, बहुत समय बाकी है, अपना विस्तार करना ही है। हालांकि वो चुनौती, जैसे पहले कहा, बरकरार है कि जाट और जाटव कैसे मिलेंगे। तो जब लाभार्थी एक दूसरी जगह वोट जाकर वोट दे सकते हैं, तो वो दिन भी आएगा जब युवा वर्ग एक साथ होगा। वो शायद ये ना देखे कि ये दलित है, जाट है, और मुद्दों पे बातचीत होने लगे। लेकिन ये जरूर सही है कि जयंत को, जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, जाट वोट, उनका अभी वो समर्थन हासिल नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। उन्हीं जाटों में से एक बहुत बड़ा वर्ग था जो किसान आंदोलन के समय भी, स्पेशली मैं बात करूंगा टिकैत बंधुओं की, बाकी वालों की, उनसे बहुत खुश नहीं है। होता क्या था कि भारतीय किसान यूनियन के वो असली नेता थे या खराब नेता थे या सही थे या नहीं थे, बहुत से जिलों में ये शिकायतें मिलती थी कि वो अराजकता करते हैं, और कोई ठेका कर रहे हैं, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो उनको भी जाके बाधित करते थे। तो एक जो छवि बनी भाकियों की, उस वजह से भी बहुत से जाट अलग हुए थे। आरएलडी की जो बात है, देखिए, जब लगातार आप सत्ता में आते हैं तो आपका वोट बैंक बढ़ता है। आप ये भी देखिए कि आरएलडी सत्ता से कितने दिन से बाहर है ना? और दूसरे लोग जाट नेता उभरे तो हैं। सतपाल सिंह, मुंबई पुलिस के कमिश्नर को बागपत से लाया गया। संजीव बालियान को बहुत ताकत दी गई, है ना? इस बार भी कितने जाटों को टिकट दिया गया। ये सारी बातें देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा जाटों को ले ले, और जयंत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना जाके दोबारा से उन्हें कन्विंस करे और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे, और उनसे 1-to-1 जाके बातचीत करे, पंचायतों में, चौपालों में, सरखापों की जो पंचायत होती है वहां जाए और पूछे हमारी क्या गलती है और हमें सुधार का मौका दे। ये भी हो सकता है एक तरीका।
लेकिन वही बात जो कुमार भाई ने कही कि सफर अभी दोनों का लंबा है। जयंत हो, चंद्रशेखर हो, भाई अगर हम अखिलेश से कंपेयर करने लगे तो अखिलेश इनसे थोड़ा सा सीनियर हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सारी बातें देख चुके हैं, एक राजनीतिक खाटी राजनीतिक परिवार में थे, दांव पेच उन्होंने सीखे भी, कुश्ती लड़नी भी सीखी, चचा से लड़ी रहे फिलहाल वो, तो उसमें और इनमें फर्क है। इन्हें अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, दोनों को बहुत कोशिशें मैं करनी है। एक सवाल आपसे मैं भी एक सवाल हाँ, लेना हाँ, चाहूंगा प्लीज, आपसे पुष्पेंद्र जी। जी भाई। ये बताइए कि आपको क्या इनकी पॉलिटिक्स जो है, जयंत की पॉलिटिक्स अभी भी एंटी बीजेपी लंबे समय तक दिखाई दे रही है, या फिर जिस तरीके से बीजेपी एक कलाकारी करती है, जिस तरीके से वो चाहती है कि जो बड़े क्षत्रप हैं, जिनके साथ लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए, तो बीजेपी उस कोशिश में भी जुटेगी और वहां पे जयंत कमजोर पड़ सकते हैं? कुमार भाई, आपका सवाल बहुत ऐसा है जो सवाल आजकल हर एक यहाँ पे जहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं वहाँ ये सवाल उठ रहा है। बल्कि कुछ लोग तो भाजपा के ये भी कह देते हैं यार जीत भी जाने दो, इनके जितने लोग जीतेंगे कल को हमारे पास ही आएंगे। मतलब वो उन पे इतना कॉन्फिडेंस है। और जब अमित शाह ने अपने यहाँ जाटों को बुलाया था तो एक लाइन कही थी कि आदमी अच्छे हैं पर गलत जगह हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, बंद नहीं है। लेकिन जहाँ तक जयंत की बात है, जो मेरी जानकारी है, उनके बहुत से समर्थक जैसे ही 2022 के चुनाव परिणाम आने शुरू हुए और उसके 2 दिन बाद वो शांत रहे, नहीं मिले, 2-3 दिन बाद जब मुलाकातों का दौर शुरू हुआ तो उनके बहुत से समर्थक ये चाहते थे कि साहब बहुत हो गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, क्योंकि कार्यकर्ता भी निराश था। और कार्यकर्ता को ये लगता है अगर सत्ता में रहेंगे, सत्ता की भागीदारी करेंगे तो उनका जीवन आसान होगा। लेकिन अभी जयंत का खुद का मन अगर कोई पढ़ सकता है, या जितना हमने समझा है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो कहीं अखिलेश से दोस्ती तोड़ रहे हैं या भगवा खेमे की तरफ कोई कदम अभी बढ़ा रहे हो, ऐसा कोई संकेत अभी नहीं। यहाँ पे है तो आखिर यहाँ पे एक और सप्लीमेंट्री सवाल है कि आखिर जयंत फिर सोच क्या रहे हैं? क्या भाई मुख्यमंत्री वो बन नहीं सकते उत्तर प्रदेश के? आप देख लें तो मुझे भविष्य में भी कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि बनना होगा तो अखिलेश बन सकते हैं, उनके सहयोगी के तौर पर हो सकते हैं। केंद्र में कोई अगर मंत्री बनना होगा तो जिस बड़े पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है और बीजेपी हट जाती है, तब शायद वो केंद्र में मंत्री बन जाए। ये दोनों चीजें अभी तुरंत तो दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में क्या बहुत लंबी पॉलिटिक्स के लिए वो तैयार कर रहे हैं, या कहीं बैक ऑफ माइंड है चीजें? नहीं, बहुत बहुत आपका अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए हमें ना थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। जो अखिलेश से दोस्ती हुई है उस वजह से एक मजबूरी इनकी भी फंसी, और वो ये थी कि मूलतः आरएलडी की ये मंशा थी कि प्रदेश का विभाजन हो और एक हरित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन चूंकि सपा से गठबंधन हो गया तो इस बात को खुल के नहीं कहा गया। अगर आप उनका लोक संकल्प पत्र मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसमें एक लाइन है, और वो लाइन है कि रालोद छोटी प्रशासनिक इकाइयों का पक्षधर है। अब देखिए, सीधे राज्य विभाजन की बात नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि प्रशासनिक इकाइयां छोटी होनी चाहिए। तो जो उनका मूल है वो उससे अभी भटके नहीं है। गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए कहीं स्टेज से नहीं बोला गया, सब जगह नहीं बोला गया, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि कभी विभाजन हो और हरित प्रदेश बने तो मुख्यमंत्री या सत्ता पूरे उस प्रदेश की इनके हिस्से में आ पाए। तो ये ब्रॉडर जाटलैंड की बात की कुणाल जी ने, वो मैं अभी नहीं समझ पाऊंगा उसे, या ऐसी कोई बात हुई हो। जो अभिषेक जी का सवाल था कि आखिर फिर बीजेपी पे नहीं जा रहे तो और क्या सोच रहे हैं, पहला जो जवाब है कि बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे या उधर क्यों झुकाव नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर ये देखना होगा। देखिए, रालोद को जो भी ताकत मिली या जो संजीवनी मिली या जो जिंदा हुई, वो कैसे हुई? किसान आंदोलन उसके पीछे था, इससे मैं आज भी इनकार नहीं करता। भले ही सारे जाटों ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जो ताकत मिली रालोद को दोबारा से जिंदा होने की, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से मिली, और भी खासतौर से उस दिन जिस दिन टिकैत के आंसू निकले थे, तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत वहां जाके खड़े हुए थे। अब ऐसे हालात में जब बीजेपी को उस आंदोलन के प्रति दुश्मन की दृष्टि से देखा जा रहा हो, ऐसे में ये शायद बहुत जल्दी है ये सोचना भी कि जयंत वहां उस खेमे में जाकर बैठ जाए, क्योंकि इससे जो भी समर्थक उनके हैं, जो भी वोटर उनके हैं, वो सब एक ठगा हुआ सा महसूस करेंगे
और ऐसा लगेगा कि वो धोखा देने की आदत हो गई। तो इसलिए इस माहौल में अभी तक वो माहौल नहीं बना कि जयंत उधर जा सकें या कर सकें। दूसरी बात कि आगे क्या होगा, जैसा कुणाल ने बताया, मैं उसे मतलब आई एम सॉरी वो जाटलैंड का नाम नहीं दे रहा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उसके अलावा भी बताएं, आए तो यहाँ चौटाला चुनाव लड़ने थे और वो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आपस में संबंध इनके सबके मधुर है, चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार हो, हुड्डा का परिवार हो। और देखिए रालोद ने मार करी थी, राजस्थान में जाके वो चुनाव जीते भी हैं एक बार, है ना, विधायक जीते हैं। और हरियाणा में क्योंकि वहां पे बीजेपी जीती इसी बात पर कि भाई नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हम इसे कैसे भूल जाएं कि आपस में जाटों में कहीं ना कहीं इस बात को लेके चर्चाएं होती होंगी, आपस में बातें होती होंगी कि जिस हरियाणा राज्य में तो हमेशा जाटी राज करते रहे, वहां पे दूसरी बिरादरी आ जाए तो कहीं ना कहीं मन में कलेश जरूर होगा, और उस नाते सब एक दूसरे के साथ होते हैं।